हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज। तो डालिए हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट series of functions। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट लिख लीजिए, फिर हम इनको क्वेश्चन से समझेंगे। पहला, द सम ऑफ अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। इसी में आप ये भी लिख लीजिए कि if the sum function of the series is discontinuous, then the series summation fn of continuous function cannot be uniformly convergent। Second point, the sum of a uniformly convergent series of integrable function is integrable and the integral of the sum is equal to the sum of the series of integrals of the functions। तो आपको अगर दिया हुआ है if summation f of n, if summation f of n be a uniformly convergent series of integrable function in closed interval a to b and sx denotes its sum, then sx is integrable in closed interval a to b and इंटीग्रल a से लेके b
समेशन एफ एन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जिसका मतलब हो जाएगा ए से लेके बी, समेशन ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, क्या लिखते हैं हम उसको, एस एक्स इंटू डी एक्स। इसका आंसर आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ एन एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज द series is term by term integrable। और लास्ट पॉइंट लिख लो, if summation f of n is a point-wise convergent is a point-wise convergent series of derivable functions with continuous derivatives and the series summation of f dash of n of derivatives is uniformly convergent, then d upon dx of summation f of n, इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ f dash of n, that is the derivative of the sum is equal to the sum of the derivatives. Thus, the term by term differentiation of the series is valid। देखिए क्या क्या लिखा है आपने यहाँ पे, आपने सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखा है कि द सम ऑफ अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी अगर आप सम निकाल रहे किसका, एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज का, तो वो कैसा आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। मतलब मैं इसी को इस तरीके से कह सकता हूं क्या, कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे मेरे को सम फंक्शन कैसा दिख रहा है, डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं हम, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट अगर सीरीज है तो उसका सम कंटिन्यूअस फंक्शन का कैसा आता, कंटिन्यूअस। तो अगर किसी भी पॉइंट में सम फंक्शन कैसा आ जाए, डिसकंटिन्यूअस, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो समेशन एफ ऑफ एन, ये जो फंक्शन है, ये कैसा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर मेरे को कहीं पे भी दिखाना है कि कोई सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, तो मैं क्या दिखा दूंगा, उसका जो सम फंक्शन है ये क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए। कहां पे, कोई तो भी इंटरवल ए बी के बीच में कोई तो भी पॉइंट में कैसा हो जाना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि अगर सम फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज का, तो उसकी वैल्यू कैसे आनी चाहिए, कंटिन्यूअस आनी चाहिए। अगर आपने कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस प्रूव कर दिया यानी आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। पहला पॉइंट याद रहेगा। सेकेंड, द सम फंक्शन ऑफ अ uniformly convergent series of integrable function is integrable and the integral of the sum is equal to the sum of the integral of the function।
यानी अगर आपको एक सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दी हुई है, साथ साथ आप उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि चाहे उनका सम निकाल के इंटीग्रेट कीजिए, चाहे इंटीग्रेट करने के बाद सम निकालिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ए से लेके बी सम फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेबल है फंक्शन। मतलब अगर आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, साथ साथ आप उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं उस फंक्शन का हमारे गिवन इंटरवल में, तो आप क्या कहेंगे कि आप सम निकालने के बाद इंटीग्रेट कीजिए, चाहे इंटीग्रेट करने के बाद सम निकाले, दोनों का आंसर क्या आएगा, इंटीग्रल ए से लेके बी एस एक्स डी एक्स। ये एस एक्स क्या है यहाँ पे, सम फंक्शन, याद रहेगा, सम फंक्शन याद रखेंगे पक्के में। अब लास्ट आपको कह रहा है, अगर आपका समेशन एफ एक्स ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीरीज है किसका, डिफरेंशिएबल फंक्शन का विद कंटिन्यूअस डेरिवेटिव एंड द सीरीज फंक्शन समेशन एफ डैश ऑफ एन ऑफ डेरिवेटिव इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यानी यहाँ पे जो डेरिवेटिव निकाला वाला फंक्शन है वो कैसा आना चाहिए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आना चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हैं कि आप सम निकालने के बाद डेरिवेटिव लगाओ, चाहे पहले डेरिवेटिव लगा दो फिर उनका सम निकालो, दोनों का आंसर कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन बोलेंगे। पॉइंट्स इजी है, बस इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको सीखना है। तो चलिए देखते हैं इनके ऊपर का पहला क्वेश्चन। Discuss the uniform convergence of x to the power 4 plus x to the power 4 upon 1 plus x का power 4 plus x to the power 4 upon 1 plus x to the power 4 का स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का क्यूब एंड सो ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1। इस तरीके का आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। अब आप एक चीज देखिए, हमको ये सीरीज दी हुई है, यहाँ पे ये पहली वैल्यू होगी, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिख रहा है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर क्या दिया है मेरे को, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4 का क्यूब एंड सो ऑन। ऐसा दिया हुआ है कौन से इंटरवल में, ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1। तो आप देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखिए पहले वाले आपको यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही है, 1 प्लस एक्स का पावर 4, 1 प्लस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4 का क्यूब। न्यूमरेटर में एक्स का पावर 4 है सब में, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का पावर 4 है। बट देखो पहले टर्म में नहीं है, पहले टर्म में नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 प्लस एक्स के पावर 4 का पावर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या लिख रहा हूं मैं, कि यहाँ पे पहले था पावर 0, फिर आया पावर 1, फिर आया पावर 2, फिर आया पावर 3 आया। तो अब हम निकालेंगे इसका nth पार्शियल सम। क्या निकालेंगे, nth पार्शियल सम, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इस सीरीज की। तो हम क्या बोलते हैं, nth पार्शियल सम। याद रखना आपको हमेशा यही करना है, क्या करना है, शुरुआत की n टर्म्स का एडिशन निकालना है। तो बताइए पहली टर्म क्या हो गई, x का पावर 4 प्लस दूसरी टर्म क्या हो गई, x का पावर 4 अपॉन 1 प्लस x का पावर 4, तीसरी टर्म क्या हो गई, x का पावर 4 अपॉन 1 प्लस x का पावर 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बताओ इसकी nth टर्म क्या होंगी। पहली टर्म में देखो, पहला तो एक चीज है, सबके न्यूमरेटर में x का पावर 4 है, तो nth टर्म में भी x का पावर आएगा 4 आएगा।
डिनोमिनेटर में सब में क्या दिख रहा है 1 प्लस एक्स का पावर 4, तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4। अब उसकी पावर देखो, फर्स्ट टर्म में पावर है 0, सेकेंड टर्म में पावर है 1, थर्ड टर्म में पावर है 2, फोर्थ टर्म में पावर है 3, यानी जो नंबर की टर्म है उससे एक कम वैल्यू आ रही है। तो nth टर्म में क्या आएगा पावर n माइनस 1 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है, कंसेप्ट समझ में आ रहा सबको। अब देखिए, अगर आपको याद हो इस टाइप का प्रोग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जहां पे a क्या है, यहाँ पे x टू द पावर 4, ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट टर्म हुई x टू द पावर 4। अब यहाँ पे आपको कोई कॉमन रेशियो दिख रहा है क्या, कॉमन रेशियो जिसको हम डिनोट करते थे r से। x टू द पावर 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 4 से, तो क्या मिलेगा x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4। फिर इस टर्म को फिर से मल्टीप्लाई करूंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 4 से, तो क्या मिलेगा x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं जब भी आप इस टर्म से पिछली टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, मेरा कॉमन रेशियो हो गया। और अगर आप लोगों को याद हो कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर इस टाइप का a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर का पावर n माइनस 1, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आंसर आप क्या लिखते, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर लिखते हैं ऐसा। तो बताइए यहाँ पे क्या आंसर आएगा, a की वैल्यू क्या है x का पावर 4 इंटू 1 माइनस r की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4, उसका पावर क्या आना चाहिए n आना चाहिए डिवाइड बाय 1 माइनस r की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4 आएगा। इजी है, यहां तक समझा सबको। तो बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे आपकी। बताइए क्या मिलेगा, x टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का पावर n डिवाइड बाई, ये होगा क्रॉस तो मिलेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 और सबके डिवीजन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो क्या आएंगी वैल्यू 1 प्लस एक्स का पावर 4 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में उसका स्वागत करने को कौन बैठा हुआ है x का पावर 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 4 का पावर n आएगा। और यहाँ पे डिवीजन में क्या है x का पावर 4, x का पावर 4 x का पावर 4 कैंसिल, ब्रैकेट होगा ओपन, 1 प्लस एक्स का पावर 4 जाएगा अंदर, तो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स यानी nth पार्शियल सम की वैल्यू क्या आ रही 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4 और एक 1 प्लस एक्स का पावर 4 और n में से एक वैल्यू कैंसल आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4 टू द पावर n माइनस 1 आ गया। तो आप कोई भी इंटरवल लो उसके लिए हमारा ये वैल्यू क्या आएगा, हमारा nth पार्शियल सम यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ आवर गिवन सीरीज आएगा। हमको इंटरवल क्या दिया हुआ है 0 से लेके 1 दिया हुआ है, 0 से लेके 1 के बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 0 क्रिएट कर सकता है। तो चलिए अब हम निकालते हैं एस एक्स की वैल्यू, याद है ना अगर एफ एन ऑफ एक्स रहता था तो एफ एक्स की वैल्यू क्या रहती थी लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ऑफ एफ एन ऑफ एक्स। बस हमने अब यहाँ पे एफ के जगह क्या लिया है एस लिया है, तो एस एन ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा एस एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ऑफ एस एन ऑफ एक्स आएगी, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसकी वैल्यू आप 2 पॉइंट पे निकालोगे, एक जब x 0 हो जाए, दूसरा जब x 0
ना हो, तब दोनों केसेस में क्या आंसर आएगा इसका। तो देखिए अगर मैं x के जगह रखता हूं 0 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 का पावर 4 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 का पावर 4 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 का कोई पावर 1, तो आएगा 1 माइनस 1, क्या रहा आंसर 0। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, और जब x की वैल्यू है नॉन जीरो, अब हम क्या बोल रहे हैं x की वैल्यू 0 नहीं है, तब इस पे लगा दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इस वैल्यू पे 1 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 4 का पावर n माइनस 1, इसका आंसर क्या आएगा 1 कांस्टेंट है उसमें कुछ भी लगेगा तो सेम वैल्यू, x वाली टर्म में भी कोई n नहीं है तो आएगा प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 4 का पावर n माइनस 1, n कितना है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस 1 भी कितना आएगा इन्फिनिटी, किसी भी फाइनाइट टर्म का पावर इन्फिनिटी आंसर क्या आता इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो आएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 0, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4 आ रहा है, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे आंसर आएगा 0, x नॉट इक्वल्स टू 0 पे आएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4 आएगा। और अगर आप लोगों को याद हो तो जब भी हम एक फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस प्रूव करते तो क्या बताते थे, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू जो भी पॉइंट है, अब मैं जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ए पे ले लेता हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं ए पे, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स से, मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट लगाने के बाद वैल्यू उस पॉइंट में सेम आनी चाहिए। यहां पे अगर मैं x के जगह 0 रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही 0, और जब x नॉट इक्वल टू 0 रखूंगा मतलब x टेंड कर रहा है 0 के पास, तब आंसर क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स का पावर 4 आ रहा है ना। तो x के जगह अगर मैं 0 भी रख दूं तो आएगा 1 प्लस 0 का पावर 4, तो आएगा 1, दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, तो आपको ये सब चीजें यहाँ पे लिखने की जरूरत है क्या नहीं, आपको सिर्फ क्या दिखा देना है यहाँ पे s ऑफ x की दो वैल्यू आ रही है, 0 पे अलग आ रही है, नॉट इक्वल टू 0 पे अलग आ रही है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सम फंक्शन s ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू आ रही है, x नॉट इक्वल टू 0 पे अलग वैल्यू आ रही है, यानी x इक्वल टू 0 पे आंसर आ रहा है 0 और x टेंस टू 0 पे आंसर आएगा 1, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा आ जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस। और अगर आप आपकी इंटरवल देखो, आपको इंटरवल क्या दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 0 से 1, यानी आपको इंटरवल में 0 को भी लेना है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कब आता, जब हर एक पॉइंट में आपका फंक्शन कन्वर्ज करे इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे तो x की वैल्यू चेंज हो रही तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ जा रहा है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अगर हमको कभी भी दिखाना है कि एक फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या दिखा दो कि आपका सम फंक्शन कैसा आ रहा है डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो हमने दिखा दिया कि हमारा सम फंक्शन कैसा आ रहा है डिसकंटिन्यूअस आ रहा है x इक्वल टू 0 पे, जो बिलोंग करता है इस इंटरवल 0 से लेके 1 में, और क्योंकि हमारा सम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है करके हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकता, समझा पक्के में। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द गिवन series is not uniformly convergent। समझा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हुआ अभी, बट फिर भी आप इस पे दिमाग लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन को पहचानना है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके का दिख रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का दिख रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों बोल रहा हूं, देखिए आपकी फर्स्ट टर्म को अच्छे से, फर्स्ट टर्म है x का पावर 4, सेकेंड टर्म कब मिली जब आपने 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स के पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर
ये सेकेंड टर्म को अगर फिर से 1/1 प्लस एक्स के पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल रही है थर्ड टर्म। तो ये हो गया हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसकी फर्स्ट टर्म है एक्स का पावर 4 और आपका कॉमन रेशियो है 1/1 प्लस एक्स का पावर 4। कॉमन रेशियो हम लोग आर से दिखा रहे थे तो आर लिखता हूं यहाँ पे आएगा। तो आपने सबसे पहले क्या लिया यहाँ पे nth पार्शियल सम की वैल्यू, मतलब आपने लिया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीरीज। तो क्या आएगा, पहली टर्म x का पावर 4, दूसरी टर्म x का पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4, तीसरी टर्म x का पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर आएगा nth टर्म, पहले टर्म में पावर है 0, सेकेंड टर्म में पावर है 1 डिनोमिनेटर का, थर्ड टर्म में पावर है 2। तो जब आपके आप देख रहे हैं जितनी टर्म है उससे एक कम पावर आ रहा है, तो nth टर्म में पावर क्या आएगा 1 प्लस एक्स के पावर 4 का n-1 आएगा। फिर अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो सम ऑफ एडिशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या आता a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो a की वैल्यू क्या है x टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4 टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4 आएगा। तो क्या मिलेगा x का पावर 4, 1 प्लस एक्स का पावर होगा क्रॉस, तो 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू 1, 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो इसके डिवीजन में भी आ जाएगा x का पावर 4 आएगा। और ये 1 प्लस एक्स का पावर 4 कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 4 का पावर n, x का पावर 4 x का पावर 4 हो जाएगा कैंसिल, 1 प्लस एक्स का पावर 4 जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू 1, 1 प्लस एक्स का पावर 4, 1 का कोई पावर लो हमेशा आंसर क्या आता 1, 1 प्लस एक्स के पावर 4 का पावर है 1, यहाँ पे पावर आ जाएगा n, दोनों डिवाइड होंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 4 का पावर n माइनस 1। ये काय की वैल्यू आ गई Sn ऑफ x की, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ योर गिवन सीरीज, जिसको हम बोलते हैं nth पार्शियल सम बोलते हैं। अब इस nth पार्शियल सम में क्या लगाएंगे आप, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, बट आप उससे पहले देखेंगे आपका इंटरवल क्या है। इंटरवल क्या है 0 से लेके 1, यानी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे आ सकता है 0 पे आने की चांस है, क्योंकि x पे यहाँ पे 0 रखते ही वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है। तो जब मैं रखता हूं एस एक्स की वैल्यू, यानी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn ऑफ x, मतलब जो आपका nth टर्म है n टर्म्स का एडिशन है उस पर लगा दो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो क्या आंसर आएगा, x नॉट इक्वल टू 0 लूं तो क्या आंसर आएगा, x के जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो आएगा 1 प्लस 0, 1 माइनस 1 प्लस 0 का पावर n माइनस 1, तो आएगा 1 माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस 0 होता है 1, 1 का कोई पावर आंसर आता है 1, तो 1 अपॉन 1, 1 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा। फिर लगाओ इस पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अगर मैं लगाऊंगा 1 प्लस एक्स के पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 4 का पावर n माइनस 1 में, तो 1 कांस्टेंट है उस पर लिमिट लगा तो सेम, x भी कांस्टेंट है उस पर लिमिट लगा तो सेम, क्योंकि आप लिमिट लगा रहे हो n की, n के जगह इंफिनिटी रखोगे, किसी भी नंबर का पावर इंफिनिटी आंसर क्या आता इंफिनिटी था माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, डिवीजन में इंफिनिटी आंसर आया तो क्या आता आंसर 0, तो आंसर आया 1 प्लस एक्स का पावर 4 आ गया। अभी आपको ये देखते ही बरोबर समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा आने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। क्यों, फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू आती है सेम, यानी अगर मैं यहाँ पे बोलता s ऑफ x कंटिन्यूअस कब होगा, s ऑफ x ये लिखना नहीं है ठीक है, s ऑफ x कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0, कब, इफ आपके s की वैल्यू एट पॉइंट 0 ये इक्वल आ जाए लिमिट x टेंस टू 0 s ऑफ x से, s की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 क्या आएगा आंसर 0, ये इक्वल आना चाहिए किससे, लिमिट x टेंस टू 0 s ऑफ x से, s ऑफ x की वैल्यू फॉर x नॉट इक्वल टू 0 क्या है 1 प्लस एक्स का पावर 4, x के जगह रखो 0 तो 1 प्लस 0 कितना आएगा 1, तो इस हिसाब से तो 0 इक्वल टू 1 आ रहा है, दोनों इक्वल है क्या
नहीं है, यानी फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता क्या? नहीं हो सकता। आप चाहो तो लिख के भी दिखा सकते हो और चाहो तो ऐसा लिख के ही छोड़ सकते हो कि देयरफॉर द सम फंक्शन एस ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। आप ऐसा लिख के भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर हमको तो लिखना ही है, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, नाउ एस ऑफ 0, यानी एक्स की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 एस ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आएंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्योंकि याद है ना एक्स नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लगता है आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 4, जिसका आंसर आएगा 1 प्लस 0, तो आंसर आएगा 1। तो आप ले लेंगे देयरफॉर एस ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एस ऑफ एक्स, देयरफॉर द सम फंक्शन एस ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अगर लिखना है इसके बाद प्रूफ भी, तो आप ये लिख सकते हैं। समझा? अब क्योंकि आपका सम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा? अगर हम कभी भी दिखा दे कि सम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी आपका क्वेश्चन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 ये बिलोंग करता है हमारा इंटरवल 0 से लेके 1 में, यानी x की एक वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। और हम लोगों ने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए क्या पढ़ा था? कि वो कन्वर्जेंट होना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली फिर लिख सकते हैं द गिवन सीरीज इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर द सीरीज, ये पूरी सीरीज लिखो, ऑन 0 to 1 इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। इंटरवल मेंशन करना वहां पे जरूरी है। उम्मीद है समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है पक्के में? चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। so that the series समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी x अपॉन nx प्लस 1 इंटू n माइनस 1 x प्लस 1 is uniformly convergent on any closed interval a to b where 0 is less than a which is less than b, but only pointwise convergent ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके b। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, आपको कह रहा है आपको दिखाना है ये जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आएंगी अगर आप इंटरवल लेते हैं a से लेके b, जहां पे a और b दोनों वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी उस इंटरवल में आपका 0 नहीं आ रहा है, बट ओनली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन 0 से लेके b, यानी अगर इंटरवल में 0 आ गया तो आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट आ जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट वहां पे नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट आएगा। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट याद है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर आपको फाइनाइट वैल्यूज मिल जाए, 1 मिले 2 मिले 3 मिले, बट फाइनाइट वैल्यू अगर मिल जाए तो क्या आता है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। आता है ऐसा? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। कंसीडर, या हियर क्या दिया हुआ है आपको? समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी x अपॉन nx प्लस 1 इंटू
n माइनस वन इंटू एक्स प्लस, दिख रही है ऐसी वैल्यू आपको। अब आप अगर इसको गौर से देखो तो आपको दिख रहा है क्या, ये दोनों टर्म का डिफरेंस न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। कैसे, देखिए अगर nx प्लस वन में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं n माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन को, तो क्या मिलेगा, nx प्लस वन, फिर n इंटू एक्स एन एक्स, ब्रैकेट होगा ओपन तो प्लस इंटू माइनस माइनस एन एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस वन, प्लस एन एक्स कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो क्या आ रहा है इसका आंसर, एक्स आ रहा है। यानी ये दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं तो कुछ गलत होगा क्या, समेशन एन इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी, मैं एक्स को लिख सकता हूं एन एक्स प्लस वन माइनस एन माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एन एक्स प्लस वन इंटू एन माइनस वन एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी इसमें। अब आप देखिए मैं जैसे इनको कर दूंगा सेपरेट, जैसे ये सेपरेट होंगे पहले इसमें n प्लस वन एन एक्स प्लस वन एन एक्स प्लस वन हो जाएगा, कैंसिल तो आएगा समेशन एन इक्वल टू वन से लेके इंफिनिटी। पहली टर्म क्या आएंगे, वन अपॉन एन माइनस वन एक्स प्लस वन, फिर आएगा माइनस साइन, फिर n माइनस वन एक्स प्लस वन एन माइनस वन एक्स प्लस वन हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा वन अपॉन एन एक्स प्लस वन बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मैं इसको ले लेता हूं एफ एन ऑफ एक्स, तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर लेट एफ एन ऑफ एक्स बी इक्वल टू, ये आ जाएंगे हमारी वैल्यू, क्योंकि हम हमेशा सीरीज को कौन से फॉर्म में लिखते हैं, एफ एन ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। आ गया हमारा एफ एन ऑफ एक्स। चलिए बताइए अब हमको निकालना है nth पार्शियल सम, तो देयरफॉर एस एन ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं nth पार्शियल सम, उसका मतलब क्या होता, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी पहली टर्म आपकी सीरीज की प्लस सेकेंड टर्म आपकी सीरीज की प्लस थर्ड टर्म आपकी सीरीज की, फिर प्लस nth टर्म आपकी सीरीज की। चलिए अब सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म मतलब n के जगह वैल्यू रखना है वन, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे मैं एफ वन ऑफ एक्स निकालूंगा, मतलब जहां पे n था उसके जगह क्या रखा वन, तो ये बन जाएगा वन अपॉन वन माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन वन इंटू एक्स प्लस वन, तो क्या आएंगे वैल्यू, वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू एक्स जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन अपॉन वन आएगा वन माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या आ गई, वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस, ये हो गई हमारी, ये जो आपकी सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म। सिमिलरली अब आप क्या निकालेंगे, सेकेंड टर्म। अब डायरेक्टली निकालू सेकेंड टर्म, कैसे निकालेंगे, जहां जहां पे n है उसके जगह रखो टू, तो आ जाएगा एफ टू, तो आएगा वन अपॉन टू माइनस वन, यानी आएगा वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एन के जगह टू, टू इंटू एक्स, टू एक्स प्लस वन आएगा। सेम चीज अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे आप रखेंगे थ्री, जहां जहां पे n है उसके जगह थ्री, तो आ जाएगा वन अपॉन थ्री माइनस वन, टू एक्स प्लस वन, वन अपॉन एन के जगह थ्री, तो आएगा थ्री एक्स प्लस एंड सो ऑन। कब तक, nth टर्म तक। nth टर्म तो हमको मालूम है क्या आती, वन अपॉन एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एन एक्स प्लस आएगी। अब आप यहाँ पे पैटर्न पहचानिए, कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे आज ही कट रहा है, क्या क्या कट रहा है। सबसे पहली चीज यहाँ के ब्रैकेट की सेकेंड टर्म, तो सेकेंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन कैंसिल, माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन कैंसिल। इसका मतलब इस ब्रैकेट की लास्ट टर्म कटेंगी इसके पहले वाले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से, और सेम चीज यहाँ की लास्ट टर्म कटेंगी इस ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से कटेंगी। मतलब अगर पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म नहीं कटी तो लास्ट ब्रैकेट की लास्ट टर्म नहीं कटती है।
ये वाला लॉजिक याद है ना सबको? तो देयरफॉर Sn ऑफ x की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ से बचा 1 माइनस यहाँ से बचा 1 अपॉन एन एक्स प्लस 1। हमको क्वेश्चन ही चीख चीख के बता रहा है भाई प्रॉब्लम अगर कोई करेगा तो कौन करेगा, जीरो करेगा, क्योंकि बोलता है जीरो से बी में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आएंगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं आएगा। बट अगर आप जीरो को हटा दो तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आ जाएंगे, मतलब जीरो पे चेक करना है हमको। तो चलिए कर लेते हैं जीरो पे चेक। Sn ऑफ x तो मिल ही गया है हमको, इस पे लगा देंगे अगर आप लिमिट तो आपका काम जम जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर s ऑफ x जो रहता है हमारा सम फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn ऑफ x ले लेंगे। चलिए बताइए, ये था आपके पास वैल्यू, दो जगह पे चेक करेंगे, एक x इक्वल टू 0 और एक x नॉट इक्वल टू 0 पे। अगर मैं x के जगह रख देता हूं पहले 0 तो क्या आएगा, Sn ऑफ x की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू 0 तो आएगा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 होगा 1, 1 माइनस 1 क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। अब मैं अगर वैल्यू रख दू x इज नॉट इक्वल टू 0, अब अगर x की वैल्यू 0 नहीं है हम क्या कर देंगे, इस पे लिमिट लगा देंगे। कौन सी लिमिट लगाना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, किस पे, 1 माइनस 1 अपॉन एन एक्स प्लस 1 पे। जैसे n के जगह रखूंगे इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू कोई फाइनाइट वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 1 भी इनफाइनाइट, 1 अपॉन इंफिनिटी, आंसर क्या आएगा 0, 1 माइनस 0, आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। मतलब फिर से आपको दिख रहा है कि फंक्शन की वैल्यू आएंगी 0, लिमिट की वैल्यू आएंगी 1। अगर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम नहीं आ रही है ना, क्योंकि हम कंटिन्यूटी कहां पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन की वैल्यू यानी s की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 कितनी आ रही है 0। और अगर मैं लिमिट की वैल्यू चेक करना चाहूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 s ऑफ x की वैल्यू क्या आएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1, कितना आएगा आंसर 1। दोनों इक्वल है क्या, नहीं, तो फंक्शन आ गया आपका डिसकंटिन्यूअस। तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, देयरफॉर द सम फंक्शन s ऑफ x इज discontinuous at x equals to 0 which belongs to interval 0 से लेके b, hence the given series summation fn of x is not uniformly कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके b, क्योंकि आपने अगर डिसकंटिन्यूअस कहीं पे प्रूव कर दिया तो हमने लिखा है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं रहेगा। बट देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाने के बाद आपको फाइनाइट वैल्यू मिली कि इनफाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू मिली, यानी पॉइंट वाइज कंटिन्यूअस तो है बट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, सॉरी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके p, समझा? क्योंकि यहाँ पे आपको लिमिट लगाने के बाद फाइनाइट वैल्यू मिली करके पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आती तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं रहता था। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और जैसे मैंने ऐसा लिखा हूं ना, ऐसा आप पेपर में नहीं लिखोगे। अगर आप x इक्वल टू 0 के बाद बिलोंग्स टू यहाँ पे आना चिन्हित है, एप्सिलॉन दिखने लगता है, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा आ रहा है ना तो पेपर में थोड़ा सा नीचे लिख देना इसको, एट x इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 से लेके b, यानी x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एक ही लाइन में आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। समझ में आया पक्के में? तो ये रहेगा आपके लिए पहला पार्ट इसका, क्योंकि क्वेश्चन में दो चीज प्रूव करना था कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है 0 से लेके b में, यानी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट वहां पे नहीं है। और क्या प्रूव करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी आना चाहिए a से लेके b पे, यानी अगर मैं 0 को हटा दूं तब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ सकता है। अब हमें ये प्रूव करना है। तो पहले वाले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि आप यहाँ पे
फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये लिख के 2 लाइन में दिखा भी सकते हैं, तो कंफ्यूज होना नहीं है आपने। सेकेंड चीज, अब हमको क्या करना है, अब हमें दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस आता है। अब हमारे पास वेयरस्ट्रेस टेस्ट है, डेफिनेशन है, हमको जो भी मेथड सही लगती है हम वाली मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मैं इसको डेफिनेशन से सॉल्व कर लेता हूं। तो आप लिखेंगे नो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। हमने ले लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये हमको दिया हुआ है। अगर ये हमको दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे, हम निकाल लेंगे वैल्यू मॉड ऑफ एस एन ऑफ एक्स माइनस एस ऑफ एक्स की। कौन से इंटरवल में, ऑन क्लोज इंटरवल ए से लेके बी, वेयर 0 से बड़ा है ए, उससे बड़ा है बी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एस एन ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स दोनों की वैल्यू है क्या हमारे पास, तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एस एन ऑफ एक्स। एस एन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या निकाले आपने, ये है हमारे पास एस एन ऑफ एक्स की वैल्यू। याद रखना आप हमेशा सम फंक्शन को ही सॉल्व करते थे। आ गया एस एन ऑफ एक्स माइनस एस ऑफ एक्स। एस ऑफ एक्स की वैल्यू आप ले रहे ऐसे पॉइंट में जो है ए से लेके बी, ए और बी 0 से बड़ा है, यानी x इक्वल टू 0 वाली वैल्यू देखना है क्या, नहीं, 0 से बड़ी वैल्यू मतलब जो 0 नहीं है वहां पे आंसर क्या आने वाला है 1। तो यहाँ पे सम फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 आ जाएंगी। ये चीज याद रखना, अगर आपने यहाँ पे 0 डाल दिया तो आपका मार्क कट गया, क्योंकि आपने गलत कंसेप्ट लगा दिया। x इक्वल टू 0 ए से लेके बी पे बिलोंग नहीं करता है। ए और बी दोनों कैसे हैं, नॉन जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू 0। जब भी 0 नहीं है x की वैल्यू तो आंसर क्या आने वाला है इसका, 1 आने वाला है। तो +1 -1 कैंसल, तो क्या बची वैल्यू, मॉड ऑफ -1 अपॉन nx + 1। अब आप एक चीज बताइए, x की वैल्यू बिलोंग कर रही है a से लेके b के बीच में। तो चलो पहले तो मैं मॉड के बाहर जैसी वैल्यू लेके आऊंगा, ये हो जाएंगी पॉजिटिव, तो 1 + nx + 1 लिख सकता है ऐसा। क्यों, x बिलोंग कर रहा है a और b के बीच में, और a और b दोनों 0 से बड़े हैं, मतलब पॉजिटिव है, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव है। n क्या है, नेचुरल नंबर, वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो क्या आंसर आया यहाँ पे, 1 अपॉन nx + 1। मैं इसको ले लेता हूं, ये हो गया लेस देन एप्सिलॉन। याद है ना, मॉड ऑफ fn ऑफ x माइनस f ऑफ x, आप इसको लेके आते हैं लेस देन एप्सिलॉन, लेके आते हैं तो जो भी आंसर है उसको लिख दो लेस देन एप्सिलॉन, और ढूंढो ये एप्सिलॉन से छोटा कब आएगा। इफ ये लेस देन एप्सिलॉन आएगा कब, यहाँ पे एप्सिलॉन मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, इज ग्रेटर देन nx + 1 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। दैट इज इफ, याद है ना हमेशा n को बड़े वाले मुंह के तरफ ही रखना पड़ता है। इफ 1 अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पे +1 इधर गया तो -1 इज लेस देन nx। दैट इज इफ मैं n को इस साइड लिख लेता हूं, यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन -1। आप चाहो तो एक स्टेप यहीं पे लिख सकते हैं, दैट इज इफ 1 अपॉन एप्सिलॉन -1 जैसा था वैसे यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, इज ग्रेटर देन n। तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन -1 इज लेस देन n, या तो इसी को लिखो n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन -1 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा 1 अपॉन x की वैल्यू छोटी होते जाएंगी, मतलब इनकी वैल्यू छोटी होते जाएंगी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जाएंगी, क्योंकि x कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है रिजल्टेंट फ्रैक्शन छोटा आता है। तो आप लिखेंगे as x increases the value of 1 upon x into 1 upon epsilon -1 decreases। बोल सकता है ऐसा कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जाएंगी तो मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा,
जितना बड़ा डिनोमिनेटर रिजल्टेंट फ्रैक्शन उतना छोटा आएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो x की सबसे छोटी वैल्यू लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 1 इज 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस इन क्लोज इंटरवल ए से लेके b। क्यों? मेरा a छोटा है b से, यानी a मेरा सबसे छोटा पॉइंट है यहाँ पे। तो मैं a की यानी x की जगह जब सबसे छोटी वैल्यू लिखूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर सबसे छोटा रहेगा, सबसे छोटा रहेगा यानी इस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी। क्योंकि आपको हमेशा एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू लेना पड़ता है जो हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करे। फिर ये जो बड़ी वैल्यू आती थी याद है, इसको क्या ले लेते थे, m ले लेते थे। तो आप लिखेंगे लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं या तो नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख देना। लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर या तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू, जो आपने अभी फाइंड आउट की, ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू, 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 1। तो इससे जो भी बड़ी वैल्यू रहेंगी उसको हम क्या ले लेंगे, m ले लेंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a natural number m such that किस तरीके से कि मॉड ऑफ एस एन ऑफ एक्स माइनस एस ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m एंड फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a से लेके b। और यही काय की डेफिनेशन हो गई, ये डेफिनेशन होगी आपकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। तो आपका एस एन ऑफ एक्स कैसा आ जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। आप लिखेंगे देयरफॉर एस एन ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए से लेके बी। अगर एस एन ऑफ एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है यानी आपकी गिवन सीरीज कैसी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो आप लिखेंगे हेंस द given series is uniformly convergent on closed interval a से लेके b where 0 is less than a which is less than आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है समाप्त। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और आप चाहो तो आपको एल लाइन लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं द गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में लिखते हुए आ रहे हैं। उम्मीद है समझ में आऊंगा। तो क्वेश्चंस उतने ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप अच्छे से कंसेप्ट लगाते हुए पढ़ते हैं तो क्वेश्चन उतने ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाते हुए चलना है। क्वेश्चंस में आपको ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे ये वाले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन के अंदर हमको दो पार्ट सॉल्व करना पड़ा, दिखाना पड़ा एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरे पॉइंट के लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब अगर इंटरवल में 0 पॉइंट आ जाए तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, और अगर 0 पॉइंट को हटा के मैं 0 की जगह एक 0 से बड़ा नंबर ले लूं तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आ जाएगा, यानी 0 क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने देखा कि हमको दिख रहा है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंस प्रेजेंट है तो हमने डिनोमिनेटर के दोनों वैल्यू का डिफरेंस को लिखा न्यूमरेटर में, फिर इनको सेपरेट किया तो एक नया फंक्शन हमें यहाँ पे मिला। इस फंक्शन को हम लोगों ने फिर आगे सॉल्व किया। ये हो गया हमारे लिए एफ एन की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए एफ एन ऑफ एक्स की वैल्यू हो गया। फिर हम क्या करते हैं, हम लेते पार्शियल सम की वैल्यू, क्या nth पार्शियल सम क्या रहता, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ अवर सीरीज। तो होगा f1x, f2x, f3x अप टू fnx का एडिशन। यहाँ पे हमको दिख रहा था पहले ब्रैकेट की लास्ट वैल्यू, दूसरे ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू कट रही है, तो लास्ट फर्स्ट ऐसे कटते जाएंगे। सेम चीज
यहाँ पे भी लास्ट वैल्यू और फिर फर्स्ट वैल्यू कटेंगे। तो क्या बचा यहाँ से, पहला बचा 1, दूसरा बचा -1/nx+1। फिर से हमको पता है यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, x इक्वल्स टू 0 पे। तो मैंने s ऑफ x की वैल्यू चेक किया कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 0 एंड एट x नॉट इक्वल्स टू 0। दोनों में डिफरेंट वैल्यू आई, एक में आई 0, एक में आई 1 आई। फिर आप चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते कि s ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है। 2 लाइन लिखना पड़ेगा आपको। कैसे लिख सकते हैं आप वो, कि आप पहले लिखेंगे नाउ s की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। फिर आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, s ऑफ x की वैल्यू क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0। x टेंस टू 0 कब लगता, when x is not equals to 0। x not equals to 0 पे आपको s ऑफ x की क्या वैल्यू दी हुई है, 1। तो s ऑफ x की जगह आ जाएगा 1, तो आंसर आ गया 1। दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर s ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 s ऑफ x, यानी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। अगर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि द सम फंक्शन sx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। और x इक्वल्स टू 0 0 b इस इंटरवल में आता है। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर द सीरीज फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल a b। बोल सकते हैं आपने प्रूव किया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, बट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाने के बाद मेरे को जो वैल्यू मिली वो कैसी मिली, फाइनाइट मिली, यानी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो है वहां पे। तो आपने लिखा बट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन 0 से लेके b। एक पार्ट प्रूव हो गया। अब आपको दिखाना है यहाँ पे ये जो SNX है ये कैसा आ रहा है हमारा, आपकी जो गिवन सीरीज है वो कैसे आ रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। दिखाने के लिए आपके पास बेस ट्रेस m टेस्ट है, डेफिनेशन है। हम कैसे जा रहे हैं, डेफिनेशन से जा रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। फिर आपने लिया मॉड ऑफ Sn ऑफ x माइनस s ऑफ x की वैल्यू, तो आएगा मॉड ऑफ Sn ऑफ x क्या था, 1 माइनस 1/nx+1 माइनस s ऑफ x की वैल्यू। अब इंटरवल क्या है, a से लेके b। आपका a और b दोनों के दोनों 0 से बड़े हैं, यानी ये 0 से इक्वल नहीं है। तो जब भी आपके x की वैल्यू 0 से इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही, 1 आ रही। +1 - 1 कैंसिल। अब क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है मॉड के अंदर है तो माइनस आ जाएंगे, जब मॉड के बाहर आएंगे तो माइनस साइन हट जाएगा। क्योंकि x भी पॉजिटिव है, x बिलोंग कर रहा है a से लेके b, और a और b दोनों ग्रेटर है 0 से, यानी पॉजिटिव है। और n तो नेचुरल नंबर है, हमेशा 0 से बड़ा रहता है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएंगी लेस देन एप्सिलॉन। याद है ना, जो भी मॉड ऑफ fn ऑफ x माइनस f ऑफ x रहता है हम दिखाते लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे हम सम फंक्शन के लिए सॉल्व करते तो हमको दिखाना पड़ेगा मॉड ऑफ Sn ऑफ x माइनस s ऑफ x। याद रखना है इधर सॉल्व करने के लिए हम किसको सॉल्व करते हैं, सम फंक्शन को करते हैं। आएगा तो इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन दिखाते तो मैंने लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन आएगा। कब आएगा, फिर इसको सॉल्व किए, फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये रिलेशन मिला। अब हमें दिख रहा है कि हम जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा करेंगे 1/x छोटा होगा, 1/x छोटा होगा तो छोटी वैल्यू को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी वैल्यू मिलेंगी। मतलब x जैसी वैल्यू ऑफ x इंक्रीज होती है वैसे ही 1/x इंटू 1/एप्सिलॉन -1 की वैल्यू डिक्रीज होती है। मतलब इनके बीच में आप बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों वैल्यू, है ना। अगर एक वैल्यू बढ़े उसके रिजल्टेंट दूसरी वैल्यू बढ़ जाए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं। एक वैल्यू बढ़े दूसरी कम हो तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो अगर आपको ये वाली वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको x को मिनिमम लेना होगा। तो आप लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x 1 माइनस एप्सिलॉन -1। ये क्या आएगा, आप x की मिनिमम वैल्यू लो। मिनिमम क्या ले सकते हैं, आपको दिया हुआ 0 इज लेस देन ए विच इज लेस देन बी। आपका इंटरवल है a से लेके b, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू होंगी, ये सबसे बड़ी वैल्यू होंगी, तो सबसे छोटी वाली ले लो। तो x की जगह आपने ले लिया a, तो आ गया 1/a 1/एप्सिलॉन -1। और हमने m को ले लिया एक नेचुरल नंबर जो ग्रेटर हो इस वैल्यू से। तो हमने प्रूव कर दिया फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एक नेचुरल नंबर m। किस तरीके से कि मॉड ऑफ Sn ऑफ x माइनस s ऑफ x ये आता है लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n और फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a से लेके b करके आप बोल सकते हैं
द गिवन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए से लेके आ जाएगा। ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर छोटा रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। कल हम ये टॉपिक और ये लेसन पूरा कर देंगे कंप्लीट। तो कल हमारा रियल एनालिसिस हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम शुरू करेंगे हमारा वेक्टर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, यूजफुल लग रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।